Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and last night UPSC CAPF Assistant Commandant का notification आ चुका है. I know एक दो दिन delay हो गया but it is very good कि आ गया. It would be very motivating to the aspirants who were already preparing. यूपीएससी ने कहा था कि 18th को निकालेंगे बट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वो नहीं निकाल पाए. बट उन्होंने भी ज़्यादा डिले नहीं किया, नेक्स्ट एक दो दिन में ही उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया. सो इन दिस सेशन हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी हैं. एज ऑल एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपकी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकल टेस्ट में नहीं है. बट जब आप फॉर्म भरोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे, तब उस टाइम पे कुछ मेजर उन्होंने चीज़ें करी हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन एंड सी इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है. सबसे पहली बात कि जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. अगर आप चाहो तो अभी ही फॉर्म भर सकते हो. ओके, एंड जल्द से जल्द भर देना. डोंट वेट फॉर द 12th ऑफ मार्च. सो इट इज द लास्ट डेट. 12th ऑफ मार्च लास्ट डेट है, बट उस डेट तक का वेट मत करिएगा. बिल्कुल एंड टाइम तक का वेट मत करिएगा, बिकॉज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आप जितना जल्दी भर दोगे आप ही के लिए, माइंड के लिए सेटिस्फैक्ट्री रहेगा. आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे. इट वुड बी नॉट लाइक कि आपने लास्ट वीक के लिए छोड़ दिया. लास्ट वीक के लिए छोड़ना ही मत, आज ही या फिर नेक्स्ट एक दो वीक के अंदर अंदर ही भर दो. ओके, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. ओके, और नोटिफिकेशन आ गया है, डेट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. ओके, नाउ इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ बताई है, सिमिलर टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि इस जो आप फॉर्म भरने जाओगे इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं. ओके, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं एंड ये आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो. नाउ अब वो 4 मॉड्यूल्स क्या हैं, बेसिकली अगर आप ओवरऑल अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले आपको करना है अकाउंट क्रिएट. सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है. उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है विच इज़ यूआरएन. इसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स ली जाएंगी. देन CAF, जो कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपसे आपका सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछा जाएगा, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपके एजुकेशन फाइनेंशियल्स उसके बारे में पूछा जाएगा, आपका अब तक स्कूलिंग कहाँ से करी वो सब चीज़ें पूछेंगे. उसके बाद आएगा एग्जामिनेशन का मॉड्यूल, यानी कि इसके अंदर 4 मॉड्यूल हैं. सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है आपको, फिर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना है अपना, कुछ डिटेल्स डाल के. देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म. कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बड़ा होता है तो ध्यान से भरना. ओके, इट इज सिमिलर टू यूपीएससी सिविल सर्विस. ओके, अभी कुछ टाइम जो पहले आया था सिविल सर्विस का. लास्ट है आपका एग्जामिनेशन का. ओके, सो दीज आर द 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स. नाउ स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन इन्होंने यही बताया है कि 4 मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग अच्छे से भरने हैं उसमें. और जो यूआरएन है, द यूआरएन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम. यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भरोगे तब आपको दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अभी यूआरएन भर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको बस लॉगिन करना है एंड जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के एग्जाम का फॉर्म भरना है. ओके, आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना है, ये यूनिवर्सल रहेगा. ओके, उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आप फॉर्म तो भर सकते हो बट आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो स्पेसिफाइड है. ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू सी इफ यू आर एलिजिबल और नॉट. इट डज नॉट मीन कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया तो फिर आप एग्जाम दे सकते हो. एट सम स्टेज अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो अच्छे से एलिजिबिलिटी जो भी है उसको अच्छे से देखिएगा. ओके, इन्होंने लिखा हुआ है, मेयर इश्यू ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज और हर कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन. ओके, देन हाउ टू अप्लाई, इसमें इन्होंने आपको बताया है, इन्होंने आपको वेबसाइट अपनी बता दी है विच इज upsconline.nic.in. ओके, देन सबसे पहली चीज इन्होंने वन टाइम फैसिलिटी, एडिट फैसिलिटी दी है यूआरएन प्रोफाइल के लिए. जब भी आप अभी भरोगे यूआरएन तो इन्होंने एक टाइम की फैसिलिटी दी है कि आप यूआरएन एडिट कर सकते हो, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे. देन लाइव फोटो कैप्चर, जब आप फॉर्म भरोगे, सीएफ भरोगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तब आपसे लाइव फोटो भी ली जाएगी. तो प्लीज़ ड्रेस वेल, अपना जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है वैसे ही रखिएगा. अगर बियर्ड रखी है तो बियर्ड जैसे ही होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाओ उस टाइम पे भी. एंड अगर आप क्लीन शेव्ड हो तो भी वैसे रखिए. अगर आप फीमेल हैं तो भी आप अभी आप जैसे हैं वैसे ही फोटो खींच लीजिए, या फिर आप वैसा अपना फोटो, लाइव फोटो खींचने से पहले वैसा अपना स्ट्रक्चर कर लीजिए जैसा आप एग्जाम में देने जाओगे. ओके, बिकॉज वहाँ पे ऑथेंटिकेट होगा. ओके, देन अपलोडिंग सिग्नेचर.
पहले क्या होता था, आपको एक ही सिग्नेचर मारना है और वो अपलोड करना है, बट दिस टाइम यू हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट, जो सिग्नेचर आपको करना है वो आपको 3 बार करना है लगातार, ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, सेम एज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उन्होंने भी ये चीज इस साल एग्जामिनेशन में यही लेके आए हैं। Okay, then withdrawal of the application. The candidates will not be allowed to withdraw their application after submission. अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म अच्छे से भर देता है, पेमेंट कर देता है, सबमिट कर देता है, उसके बाद विड्रॉ नहीं हो पाएगा। दिस हैज बीन क्लियरली सेट बाय द कमीशन। ओके, देन लास्ट डेट क्या है? अगेन 12th मार्च टिल 18 आवर्स, यानी कि शाम के 6 बजे तक, 12 तारीख मार्च के 6 बजे तक लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है कि आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, देन इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड, और इनको इशू कब होगा? जब भी आपका पेपर है उससे जो पहला वीक है उसके लास्ट डेट पे आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, देन नेगेटिव मार्किंग, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग अभी भी है। ओके, देन इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ओएमआर शीट, जो आपकी ओएमआर शीट होगी जहां पे आपको आंसर्स लिखने हैं, वहां पे आप बोथ राइटिंग एंड मार्किंग द आंसर इन द ओएमआर शीट कैंडिडेट्स मस्ट यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि आपको ब्लैक बॉल ही यूज करना है, उसके अलावा कुछ ऐसे यूज करते हो इन केस आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है, जब डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, जब आपके आंसर स्कैन होते हैं, तो फिर कमीशन लायबल नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन्होंने हेल्प डेस्क भी दी है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो इन्होंने आपको अपना नंबर भी दिया है इन विच यू कैन कॉल, एंड आपको यूपीएससी की ईमेल आईडी भी दी है, जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर सकते हो। ओके, और वो कब से लेके कब तक कर सकते हो? जो कि 20th ऑफ फेब स्टार्ट हो चुकी है टिल द डेट, लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज 12th ऑफ मार्च। ओके, तो ये टाइम में आप कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल भी कर सकते हो एंड मेल भी कर सकते हो। ओके, देन मोबाइल फोन्स बैंड हैं ऑब्वियसली। ओके, अब जो रिपोर्टिंग टाइम है एग्जाम एवेन्यू पे वो 30 मिनट्स प्रायर है, यानी कि आपको, क्योंकि जब आप जाओगे तब आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी उस टाइम पे होगा, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले वहां पे पहुंच जाना, लेट मत करना, बिकॉज दे हैव द राइट टू डिस्क्वालीफाई यू एट दैट टाइम। जब आप वेन्यू पे जाओगे तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप लेट नहीं आए, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, देन फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू मैंडेटरी। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एग्जाम वेन्यू पे जाओगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट्स वाई अभी जो आप लाइव फोटो लोगे, जो भी फोटो अपलोड करोगे, तो कोशिश करना कि जब भी एग्जाम देने जाओगे तब सिमिलर ही आप दिख रहे हो। ओके, कुछ ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, देन क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अब ये क्या है? जो भी बच्चे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कमीशन के द्वारा गलत फ्रेम हो जाते हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बच्चों की क्वेरीज हैं, आफ्टर गिविंग द एग्जाम, जब रिजल्ट आ जाएगा तब जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं? एट द टाइम फ्रेम ऑफ 5 पीरियड्स, यानी कि एग्जाम के बाद उनको 5 दिन मिलेंगे, और वो 5 दिन कब स्टार्ट होंगे? वो स्टार्ट होंगे जब एग्जाम देने के बाद जो 3rd डे है ऑफ द एग्जामिनेशन, तब से लेके 7th डे तक, और वो भी 6 PM तक। यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा उसका जो तीसरा दिन है, वहां से आप क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो टिल द 7th डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 दिन हो गए। ओके, दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार वैकेंसी कितनी है। तो इस बार टोटल वैकेंसी आपकी है 349, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो पास्ट ईयर्स में जो पेपर्स आए हैं, नोटिफिकेशंस आई हैं। अब इसके अंदर देखें तो बीएसएफ के लिए 108, सीआरपीएफ के लिए 106, आईटीबीपी के लिए 12, एसएसबी के लिए 53 एंड सीएसआईएफ के लिए 70। These are the overall vacancies declared by the different organizations in CAPF जो एग्जाम में होती हैं। तो टोटल आपकी हैं 349। ऑल्सो दिस नंबर आर टेंटेटिव इन नेचर, यानी कि इन फ्यूचर के नंबर चेंज भी हो सकते हैं। ओके, बढ़ भी सकते हैं। ये जस्ट अभी की वैकेंसीज हैं। ओके, द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड इज लायबल टू अल्टरेशन, चेंज भी हो सकती हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटिफिकेशन
जो आपकी सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, वो अच्छी आई हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, आप अच्छे से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आपका जो भी नियर बाय सेंटर है, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है या फिर नहीं है, या फिर आपकी जब आप जहां आप रह रहे हो वहां से कौन सा नियरेस्ट सेंटर है। ओके, देन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो प्रतिभा सेतु पोर्टल। नाउ अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसा होता है, गवर्नमेंट चाहती है सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। ओके, तो एग्जाम के थ्रू भी काफी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो भी रोजगार में आ जाएंगे। बट ऐसे काफी सारे बच्चे होंगे जो कैपेबल हैं, उनका मेंटल कैलिबर है, बट वो जस्ट इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए। तो जो बच्चे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे इस साइकिल में, तो इन्होंने आपसे पूछा है कि डू यू वांट टू बी एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड होना चाहते हो, तो अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करते हो, अगर आप लास्ट में मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो, तो आपका जो भी रेज्यूम है वो किस किस को दिया जाएगा, वो प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया जाएगा, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा ऑन द डेडिकेटेड पोर्टल। ताकि अगर ये कंपनीज को आपकी रिक्वायरमेंट है, इनको आपका सीवी ठीक लगता है, देन दे कैन अप्रोच यू थ्रू द कमीशन। ओके, तो जो बच्चे मेंटल कैलिबर है, पूरी मेहनत करिए, अच्छे से करिए, बट बिकॉज ऑफ जस्ट सम मार्क्स इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए ये चीज लाई गई है ताकि दे शुड ऑल्सो गेट एम्प्लॉयड, बिकॉज दे हैव ऑल्सो डन अ वेरी गुड वर्क रीचिंग दैट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, इसमें आपसे आपका कंसेंट लिया जाएगा, और वो कंसेंट कब लिया जाएगा, एट द फिलिंग ऑफ द एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल, यानी कि जो आपका लास्ट मॉड्यूल है उसमें आपसे पूछा जाएगा और आपका कंसेंट लिया जाएगा। ओके, नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिमिलर ही है। सबसे पहले नेशनैलिटी, जो भी सिटीजन इंडिया का नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, देन सेक्स, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट्स। एज लिमिट्स की बात करें तो जो कैंडिडेट है वो 20 साल अटेंड होना चाहिए, यानी कि उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि 19 प्लस है, 20 प्लस ही होना चाहिए। ओके, और 25 एज अटेन नहीं, उसकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 से ऊपर होना चाहिए एंड 25 से लेस होना चाहिए। तो इस ब्रैकेट गैप में जो भी बच्चे आते हैं एज के सारे अप्लाई कर सकते हैं। मीनिंग कि 1 अगस्त के हिसाब से, तो अपनी एज कैलकुलेट करना 1 अगस्त के हिसाब से, अगर आप 20 से ऊपर हो, 25 से नीचे हो, तो आप अब इस फॉर्म को भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ। ओके, नाउ इन्होंने और चीजें बताई हैं। द कैंडिडेट ही और शी हैव बीन born not earlier than the 2 August 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त ऑफ 2006। तो इन्होंने डेट भी दी है कि 2 अगस्त 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, एंड 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। ओके, अब इसी में कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, लाइक 5 years फॉर द SC/ST, 3 years फॉर द OBC एंड 5 years फॉर द सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ओके, सो दीज आर द रिलैक्सेशंस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी, आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसके बेस पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य रहेगी। ओके, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, इट इज़ द बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, और वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब इट डज नॉट डिपेंड कि आपके पास कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस थी, कुछ भी थी, आपके पास सिंपल एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ये एग्जाम देने के लिए। ओके, और इसमें इन्होंने एक और चीज बताई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन रीअपेरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड और रिकमेंडेड, यानी कि जो इस साइकिल से जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो भी बच्चे रिकमेंड होते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, जस्ट टू इम्प्रूव देयर रैंक इन द मेरिट लिस्ट और टू चेंज द कोर्स, दोबारा जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो अब से नहीं दे पाएंगे।
दे नॉट बी एलिजिबल टू अपेयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। यानी कि इस साल जो भी बच्चा क्लियर करेगा वो नेक्स्ट ईयर वो पेपर नहीं दे पाएगा अगर वो रिकमेंड हो चुका है तो। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे न्यू न्यू बच्चों को भी चांस मिलता है। वरना काफी लोग क्या करते हैं, वो होते तो बहुत तेज हैं, वो एग्जाम भी क्रैक करते हैं, बट जस्ट टू चेंज देयर रैंकिंग, जस्ट टू चेंज देयर फोर्स, इसी फोर्स में तो वो रीअपेयर होते रहते हैं। उसकी वजह से न्यू बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। बट इसकी अब जो इन्होंने किया है कि जो अप्लाई दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, इसकी वजह से जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स में आना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छा मौका मिलेगा। ओके, देन अगर आपके पास एनसीसी बी या फिर सी का सर्टिफिकेट है तो दिस विल बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, बट ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इन द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ओनली। यानी कि आपको जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसमें आप सबके बराबर हो। बट अगर आपके पास एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो फिर आपको थोड़ा सा बेहतर मौका मिल जाएगा आपका, जो क्योंकि ये सर्टिफिकेट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपने सिमिलर सी ही कोई ना कोई चीज कर रखी है, विच इज एनसीसी बी एन सी। ओके, देन फी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस एग्जाम की फी है 200 रुपीज। बट ये सबके लिए नहीं है, एक्सेप्ट फीमेल SC ST कैंडिडेट्स। ओके, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके अलावा जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए 200 रुपए की इसमें फीस है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द फॉर्म फिलिंग। ओके, देन हाउ टू अप्लाई। अब मैंने आपको बता दिया था कि ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाके फॉर्म फिलिंग करनी है। इसमें 4 अलग मॉड्यूल्स रहेंगे, पहले अकाउंट क्रिएशन, देन URN, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAPF, उसके बाद एग्जाम का मॉड्यूल आएगा कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन अब इसमें अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको वन टाइम एडिट की फैसिलिटी मिलेगी इन द URN, एंड ऑब्वियसली कोशिश करना कि ना हो उसमें गलती, बिकॉज ये आपका यूनिवर्सली रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ओके, फ्यूचर एग्जाम्स में भी जब आप फॉर्म भरोगे तो यही आप नंबर डाल के, यही लॉगिन आईडी या OTP कुछ भी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से भरिएगा। ओके, देन लाइव फोटो कैप्चर, मैंने आपको बताया लाइव फोटो कैप्चर होगी आपकी, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, और सिग्नेचर आपका इससे पहले ऐसा होता था कि एक ही बार करना होता था, बट नाउ यू हैव टू डू 3 टाइम्स, जिसमें आपको A, B एंड C होगा, सिमिलर टू UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 12 मार्च टिल 6 PM। ओके, देन सर्विस एलोकेशन एंड फोर्स, काफी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है, जो कि यू नो जैसी अब तक होती आई है वैसी ही है ये, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो भी आपको एलोकेशन ऑफ सर्विस होगा, दैट वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंड द सर्विस और फोर्स प्रेफरेंस। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में क्या रैंक है एंड आपने कौन सी फोर्स को प्रेफरेंस दी है, उसके हिसाब से आपको जो सर्विस है वो एलोकेट होगी। ओके, तो जिसका रैंक अच्छा होगा, अगर उसको जो सर्विस चाहिए वहां पे अगर वैकेंसी है तो उसको मिल जाएगी, और उसका रैंक अच्छा नहीं है और भले ही सर्विस में वैकेंसी हो, उसको नहीं मिल पाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसकी रैंक अच्छी नहीं है, उसके ऊपर जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी उसमें सर्विस में अप्लाई कर रखा था। ओके, तो अच्छे से मेहनत करिए, अपनी मेरिट लिस्ट में रैंक अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर ही होना चाहिए, अगर आपको अपनी जो प्रेफरेंस की वाली सर्विस है अगर आपको वो चाहिए तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स सी कि आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है वो कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपका सबसे पहले आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, और ये आपका 19 जुलाई को है 2026, और इसी दिन आपके 2 पेपर होंगे। ओके, पेपर 1 आपका होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक, देन आपका पेपर 2 होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि आपको बीच में 2 आवर का गैप मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा, बट मैं जस्ट चाहता हूं कि आप 2 घंटे अच्छे से रेस्ट करिएगा, बिकॉज सुबह पेपर दो, शाम को पेपर दो, थक जाता है दिमाग, हम भी थक जाते हैं, आप भी थक जाते होगे। ओके, क्योंकि उतना कॉन्स्टेंटली अपना पूरा माइंड फोकस करके रखना तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस 2 घंटे में रेस्ट जरूर करिएगा। ओके, तो इसमें आपको जो पेपर 1 है वो आपका 250 मार्क्स का है, ये आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पे है, एंड ऑल्सो ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आपको इंग्लिश भी होगी एंड हिंदी भी होगी, प्लस इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप गलत करोगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स भी कटेंगे। ओके, देन आपका पेपर 2 जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंजन रहेगा, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। ओके,
अब इसमें क्या है, इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अलाउड द ऑप्शन टू राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो एसे का कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ एसे, अब वो किसी भी टॉपिक पे आए, वो आप या तो इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख सकते हो। बट जो आपका बाकी टॉपिक हैं लाइक प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स विल बी इन इंग्लिश ओनली, यानी कि ऐसे के अलावा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको इंग्लिश में ही आंसर करने हैं। इट इज जस्ट कि ऐसे आप के पास ऑप्शन है कि आप या तो इंग्लिश में लिख लो या फिर हिंदी में लिख लो, वो आपसे अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो लोग पूछ ही लेंगे। ओके, देन देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रेशन। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड द इवेल्युएशन ऑफ पेपर टू विल बी डन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर वन। यानी कि जो पेपर वन के मार्क्स हैं ये कमीशन के ऊपर डिस्क्रेशन है कि वो कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं, एंड जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे पेपर वन उन्हीं का पेपर टू चेक होगा। ओके, तो इट इज नॉट लाइक कि आपके दोनों के दोनों पेपर चेक होंगे। अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करोगे, जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप वो लेके आओगे, तभी आपका सेकंड जो पेपर है वो चेक होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो पेपर वन पे फोकस करिएगा ताकि आप एग्जाम ताकि आपका सेकंड पेपर क्रैक हो सके, एंड जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पेपर टू से बनेगी। ओके, देन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये 100 मीटर रेस मेन को 16 सेकंड्स में करनी है, वुमेन को 18 सेकंड्स में करनी है। 800 मीटर रेस मेन को 3 मिनट एंड 45 सेकंड में करनी है, वुमेन को 4 मिनट एंड 45 सेकंड में करनी है। लॉन्ग जंप मेन को 3.5 मीटर्स करना है, एटलीस्ट 3 चांसेस मिलेंगे, एंड वुमेन को 3 मीटर्स करना है एटलीस्ट, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। ओके, देन शॉर्ट पुट में 7.26 केजी का आपका जो लोहे का बॉल रहता है वो रहेगा। 4.5 मीटर्स आपको फेंकना है, 3 चांसेस मिलेंगे, बट इट इज फॉर द मेल्स ओनली, नॉट फॉर द फीमेल। ओके, देन अगर आप कोई फीमेल हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर जब आप वहां पे जाओगे तब वो आपको टेस्ट करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। तो फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो फिर आपको वो उस टाइम पे वो पेपर लेने नहीं देंगे, बट जब आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे कि आप खुद डिक्लेयर करते हो कि आप अब मैं पेपर दे सकती हूँ, तो आपका पेपर उस टाइम पे होगा। ओके, इट इज नॉट लाइक कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इट इज जस्ट कि आपको उस टाइम पे वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। ओके, देन इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो भी कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो भी बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्रैक कर लेंगे उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा बाय द कमीशन, जो कि कमीशन ही कंडक्ट करेगा। अब टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, इसके होंगे 150 मार्क्स। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, जो भी बच्चे इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा उनका। ओके, देन आपकी आएगी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। ओके, तो जो भी बच्चे पास होंगे, जो भी बच्चे रिकमेंड हो जाएंगे, उनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद। ओके, देन राउंडिंग ऑफ मार्क्स। अगर कोई भी बच्चा है जिसके अगर मान लो 196.998 आ रहे हैं, तो फिर वो राउंड अप हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो लोग आगे नहीं जाएंगे। जो पॉइंट के बाद जो 2 डेसिमल्स होते हैं, डिजिट, वो उनके राउंड ऑफ हो जाएंगे। ओके, एट द ऑल स्टेजेस। अब इसमें काफ़ी बार क्या प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं। अब जब मार्क्स सेम हो जाते हैं तो वो चीज़ ब्रेक करने के लिए इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, लाइक इफ द मार्क्स इन एग्रीगेट, अगर फाइनल मार्क्स दो बच्चों के सेम है तो जो कैंडिडेट के रिटर्न में ज्यादा होंगे उसकी रैंक हायर हो जाएगी। एंड इफ द मार्क्स एट अगर रिटर्न में फाइनल मार्क्स भी सबके बराबर, दो बच्चों के बराबर हैं, उसके बाद जो रिटर्न मार्क्स हैं वो भी दोनों बच्चों के बराबर हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन पेपर वन जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस विल बी रैंक्ड हायर। ओके, तो जिन बच्चों ने पेपर वन में के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको रैंक हायर कर दिया जाएगा। बट अगर वो भी नहीं हुआ, वो भी अगर दो बच्चों के सेम है, तो फिर जो कैंडिडेट सीनियर है इन एज उनकी रैंक हायर हो जाएगी। बट अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर जो कमीशन है उसके डिस्क्रेशन पे ये चीज सॉल्व की जाएगी। तो मतलब जो कमीशन है वो अपने हिसाब से भी देखेगा। सिलेबस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पेपर वन का आपका सिलेबस ये है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है आपका, उसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आती है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग,
एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन जनरल साइंस, इसमें आप जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, इससे आते हैं। देन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ओके, इसमें आपसे पूछा जाता है कल्चर के बारे में, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंटल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग द नेशंस। देन आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये आपका हो गया पेपर 1 का सिलेबस। देन आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आप वो हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। 80 मार्क्स का पेपर होगा ये, ओके। और जो टॉपिक है वो टॉपिक मोस्टली इंडियन हिस्ट्री से होते हैं, लाइक फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब जो पेपर बी है आपका पेपर 2 में, वो आपका 120 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स पूछे जाते हैं, जो कि आपको इंग्लिश में भी आंसर करने होते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट द सिलेबस। ओके, अगेन इन्होंने बताया है कि 20 फरवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, जो कि 12 मार्च तक शाम को 6 बजे तक वर्क करेगी। ओके, इसके बाद आपको बताया गया है इसी नोटिफिकेशन में कि आपको एटलीस्ट जो आपकी OMR शीट है उसमें आपको कैसे कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है, ओके, किस पेन से भरनी है, जो आपको गोल गोल बॉक्स भरना है, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका आंसर है अमंग द ऑप्शन, वो आपको कैसे भरना है, और वैसे ही भरिएगा। ओके, लाइक दिस, ऐसे भरिएगा। ओके, ये आपकी बुकलेट सीरीज हो जाएगी, सब्जेक्ट कोड हो जाएगा, वैसे ही फिर आपको ऑप्शन भी दिए होंगे कि ABCD, तो आपका कौन सा आंसर है। तो जब भी भरिएगा अच्छे से भरिएगा। ओके, गलती मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गोला गोला होता है उसको अच्छे से भर नहीं पाते हैं, भले ही उनका आंसर सही हो बट वो रीड नहीं हो पाता है स्कैनिंग में। ओके, देन आंसर्स टू बी रिटर्न विद द ओन हैंड, आपको कंप्यूटर पे टाइप नहीं करना है आंसर, आपको अपने आंसर अपने हाथों से लिखना है इन द पेपर 2। ओके, देन आंसर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नंबर विल बी इग्नोर्ड। जिस क्वेश्चन के जितने वर्ड्स में आंसर आपको करना है, अगर आपने उतने में कर दिया तो ठीक, बट अगर आपने उतने में नहीं किया, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, तो फिर वो आपके रीड ही नहीं होंगे, वो आपके इग्नोर हो जाएंगे। एंड यू विल बी जज्ड ऑन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज ये चीज भी याद रखिएगा, कंक्लूड करना सीखिए, बिकॉज कंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, देन मिनिमम हाइट्स के बारे में बताया है। जो मेन है उनकी 165 होनी चाहिए, फीमेल की 157। मेन की चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, एंड 5 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए विद एक्सपेंशन। ओके, वुमेन में ये एप्लीकेबल नहीं है। मेन में 50 kg वेट, वुमेन में 46 kg वेट। ये मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर आई साइट के बारे में बताया है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, देन टैटू क्लॉज, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि टैटूज अलाउड हैं या फिर नहीं है। एंड बीइंग अ सेक्युलर नेशन, कमीशन भी इस चीज़ को जानता है, एंड उन्होंने टैटू अलाउ कर रखा है, बट उसमें जो कंटेंट है, जो लोकेशन है, जो साइज है, वो कंडीशनल है, जो कि आप देख सकते हो इफ़ यू हैव अ टैटू। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 13 मार्च की लास्ट डेट है, 13 और 12 की लास्ट डेट है। अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ध्यान से फॉर्म भरिएगा, बिकॉज फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लंबा भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो अच्छे से भरिएगा। ओके, ऐसा ना हो कि कुछ सब चीज़ गलत भर दो, फिर आप वेट करो कि कब विंडो ओपन होगा फॉर्म को ठीक करने के लिए। ओके, तो फॉर्म आराम से भरिए, थोड़ा टाइम लगाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन फ्यूचर आपको दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, अच्छे से और स्पीड बढ़ा दीजिए, और रिविजन अपने बढ़ा दीजिए, एंड मॉक टेस्ट अपने बढ़ा दीजिए। ओके, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि वो जब पेपर देने जाएं तब कॉन्फिडेंट हो। ओके, टू फील कॉन्फिडेंट आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, and best of luck, and let's meet again